लोग जो पढ़ रहे हैं पोल साइंस ना जी, चैप्टर 1, और इसका पार्ट 1 हम लोग कल पढ़े हुए थे, है ना। आज हम लोग इसका पार्ट 2 में इस चैप्टर को समाप्त करने की प्रयास करेंगे। रजवाड़े का विलय क्या है? रजवाड़े का विलय समझिएगा, यानी किस प्रकार से भारत में जो राजा रजवाड़े थे उनका कैसे विलय हुआ। विलय का मतलब क्या होता है? किसी में समा जाना, यानी भारत देश में राजा रजवाड़ों का क्या हो गया था? विलय हो गया था, यानी उसमें वे लोग समा गए थे। एक्चुअली ब्रिटिश इंडिया का विभाजन 2 भागों में था। ब्रिटिश इंडिया जो थी इसके विभाजन कितने भागों में था? 2 भागों में था। एक देसी रजवाड़े और दूसरा ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत, यानी प्रांत भारतीय ही थे लेकिन वहां पर ब्रिटिश का प्रभुत्व ज्यादा से ज्यादा था। और एक तरफ थे हमारे देश के ही कुछ रियासतें। तो रियासतों की संख्या कितनी थी? 565। अब हुआ ये कि जब अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हम अब जा ही रहे हैं और इस देश को जब छोड़ रहे हैं तो क्यों ना ऐसा कुछ कर दें। क्योंकि देखिए, हिंदू मुस्लिम किया अंग्रेजों ने, तो क्या किया? एक अलग देश कर दिया, पाकिस्तान की मांग करवा दिया। अब इसने उससे भी उसकी जो है ना संतुष्टि नहीं मिली। उसने सोचा क्यों ना इस भारत के ही सारे टुकड़े कर दें। इस भारत को क्या करें? कई टुकड़ों में बांट दें। अब उसके लिए उन्होंने क्या किया? सबसे पहले आजादी के तुरंत पहले, यानी जब देश आजाद होने ही वाला था उससे थोड़े ही पहले अंग्रेजी शासन ने यह घोषणा कर दिया, अंग्रेजों ने, कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ साथ रजवाड़े के ब्रिटिश अधीनता से आजाद हो जाएंगे। यानी इनका कहना था कि जिस प्रकार से भारत को हम लोग आजाद कर रहे हैं उसी तरह से इस भारत के सारे राजे रजवाड़ों को भी हम क्या कर रहे हैं? आजाद कर रहे हैं। यानी कहने का इशारा ये था कि अब आप फिर से पहले जैसा आप अपनी राजशाही को स्थापित कर सकते हैं, यानी इस देश के खंड खंड टुकड़े टुकड़े में बांट के आप राज कर सकते हैं। इसका मतलब यह था कि सभी रजवाड़े ब्रिटिश राज के समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे। यानी जिस तरह ब्रिटिश अंग्रेज भारत को आजाद करेंगे तो उसी समय भारत के जितने रजवाड़े हैं वो भी ब्रिटिश कानून से आजाद हो जाएगा। यानी अब आप फिर से अपनी राजा बना सकते हैं, आप अपनी राज्य स्थापित कर सकते हैं। तो यह भारत के नेताओं के लिए बहुत ही चिंताजनक बात थी कि भाई हम लोगों ने इतना मेहनत परिश्रम करके इस देश के लिए लड़ाई किया, युद्ध किया, और अगर फिर से राजे रजवाड़े अगर क्या कर लें, इस राज्य में पुनः स्थापित हो जाते हैं तो फिर इस देश कभी भी यह देश बड़ा नहीं होगा। अखंड भारत की जो हम लोग सपना देखे हैं यह स्थापित नहीं होगा। दूसरी ही बात क्या होती है कि अंग्रेजी राज का नजरिया था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो वह भारत में या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या फिर अपनी स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। अंग्रेजों का कहना था, सोचना था कि जिसको मन करे वो भारत में चला जाए, कुछ रजवाड़े जिसकी मर्जी है वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए,
आज जिसको कहीं नहीं जाना वह स्वतंत्र रूप से अपनी राजशाही चला सकता है, स्वतंत्र अस्तित्व बना सकता है। तीसरा पॉइंट है कि भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसले रजवाड़े की प्रजा को नहीं थी, फैसला लेने का अधिकार राजाओं को दे दिया गया था। अब बताइए, अगर किसी राजा को ही कहिएगा कि क्या आप किसी में मिलना चाहते हैं, वो कहेगा नहीं। प्रजा पर फैसला नहीं दिया गया, क्योंकि कौन सा राजा चाहेगा कि हमारा राज छीन जाए? कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो लोगों को पूछना चाहिए कि हाँ, लोग राजतंत्र में रहना चाहता है कि लोकतंत्र में रहना चाहता है। लेकिन यहाँ पर लोगों के फैसलों को नहीं देखा गया, यहाँ पर किसके फैसले को देखा गया? रजवाड़े को। और रजवाड़े यही चाहते थे कि पुनः हमारी सत्ता वापस दे दी जाए, यानी जो हम राज किए हैं वह राज पुनः हमें वापस कर दिया जाए। सबसे पहले एक जगह है त्रावणकोर। जगह का नाम क्या है? त्रावणकोर के एक राजा ने सबसे पहले अपने राज को आजाद रखने की घोषणा कर दी। इसी चीज को सुनते हुए देखते हुए अगले ही दिन हैदराबाद के निजाम ने भी ऐसी ही घोषणा कर दी। तब भारत के जो भी बड़े नेता थे, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या पंडित नेहरू हो, इन सभी को लगा कि अब सच में भारत खंड खंड टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा। क्योंकि टूटने का बटने का कारण एक ही था कि अब राजे रजवाड़े अपना राज मांगने शुरू कर दिए। पहले त्रावणकोर के राजा ने मांगा, फिर इसने हैदराबाद के राजाओं ने मांगा। अब अगर यही देखा देखी सारे रियासतें अगर यह कहने लगे कि हमें भी स्वतंत्र करो, हमें भी आजाद करो, तो फिर जो हम लोगों ने सपना देखा है एक अखंड भारत का, एक बहुत बड़ा भारत का, वह सपना क्या हो जाएगा? अधूरा रह जाएगा। इस बात से हमारे नेतागण बड़ा ही चिंतित थे। और इस चिंता का कारण था कि कहीं एक साथ सारी रियासतें अलग अलग देश की मांग न कर दे। तो इसकी जिम्मेवारी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दी गई। कहा गया कि पटेल जी, आपकी यह जिम्मेवारी दी जाती है, आप सबसे बुद्धिमान हैं, होशियार हैं, अगर इस देश को टूटने से कोई बचा सकता है तो वो आप हैं। आपके अंदर वो ताकत, वो क्षमता है कि इस देश को टूटने से बचा लीजिए। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? सभी जितने रजवाड़े हैं उनके साथ बैठक करना होगा, उनके साथ बात करनी होगी, उनको कन्वेंस करना होगा, उनको मनाना होगा कि देखो, तुम अलग रह के कभी अपने देश का भला नहीं कर सकते, तुम्हारा कभी विकास नहीं होगा, तुम हमारे देश में मिलो, हम लोग एक बड़ी देश की ख्वाब देखे हैं, यह देश हम सबका देश होगा। इस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी रजवाड़ों से मिलते थे और जहां तक हो सकता था उनको कन्वेंस करते थे। और उसके बाद एक विलय का लिए पत्र था, जिसके जो व्यक्ति, जो रजवाड़े सहमत हो जाते थे इस बात पर कि हम भारत में शामिल होने के लिए तैयार हैं, उनको एस्टूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम की जो एक कॉपी थी, उस पर उन लोगों का क्या किया जाता था? दस्तखत करा लिया जाता था, साइन, जिसको सिग्नेचर हम लोग कहते हैं। यह सहमति पत्र था कि हाँ, सहमति माने राजी हो जाना। एक सहमति पत्र था जिस पर हस्ताक्षर करने का मतलब था कि रजवाड़े राजा भारतीय संघ में शामिल होने के लिए मंजूर हैं। और वह सहमति पत्र का नाम क्या था?
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन। और इस प्रकार से धीरे धीरे सारे देश के रजवाड़ों से लगभग हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए और इस प्रकार से हमारे भारत देश को एकता और अखंडता में बनाए रखने के लिए इन्होंने बहुत बड़ी अपनी योगदान दी। हालांकि कुछ ऐसे भी रजवाड़े थे जो तैयार नहीं हुए, उनको बलपूर्वक अपने देश में मिलाने का काम किया गया। आइए वे कौन से रजवाड़े हैं जो इस देश में शामिल नहीं होना चाहते थे, उनकी भी हम लोग बातें करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हैदराबाद का विलय। हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, ये ऐसे रियासतें थी, मणिपुर की, ये 4 ऐसे रियासतें थी जो भारत में विलय होने को तैयार नहीं थे, लेकिन इन लोगों का भी भारत में विलय कराया गया। आइए देखते हैं किस प्रकार से किनकी भारत में विलय हुई है जो बातों से नहीं आए। सबसे हैदराबाद का विलय। हैदराबाद कभी नहीं चाहता था कि हम भारत में शामिल हों, लेकिन इसकी हैदराबाद का विलय को बारे में देखते हैं कि हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी, यानी यह राज्य क्या था, बड़ा था। इसमें आधुनिक महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शामिल था, यानी सोच लीजिए 3 गो स्टेट इसमें शामिल था। तो जब खुद वह इतना बड़ा राज्य था, तो इतना बड़ा राज्य का अगर कोई राजा रहेगा तो चाहेगा कि हम किसी देश में मिले, नहीं चाहेगा। हैदराबाद के शासक को, यानी जो वहां का राजा था, उसको क्या कहा जाता था, निजाम कहा जाता था। और वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार था, यानी सबसे धनिक लोगों में वह शामिल था। बहुत अथाह संपत्ति थी उसके पास। इसके पीछे भी रीजन था, क्योंकि अंग्रेजी शासन काल में ही यह अंग्रेजों का हेल्प करता था और अंग्रेज उसके बदले में बहुतों धन संपत्ति इसको देते थे। अंग्रेजों को लड़ने के लिए हैदराबाद का निजाम अपनी सेना दे देता था। इसके बदले में अंग्रेजी सरकार इसे बदौलत जो है जितना चाहे उतना तुम धन ले लो, इस तरह की छूट दे देती थी। और इस प्रकार यह बहुत ज्यादा धनिक और पैसा वाला हो गया। निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आजाद रियासत का दर्जा दिया जाए। निजाम कौन था, हैदराबाद का शासक राजा। वह चाहता था कि हैदराबाद को क्या कर दिया जाए, आजाद घोषित किया जाए, यानी वो किसी देश से कोई मतलब उसका नहीं है, वह खुद एक देश बन के रहे। लेकिन निजाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथाशक्ति बहाल रखने का एक समझौता किया, और समझौता 1 साल के लिए था। कहा कि पहले आप लोग चलाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह मंजूर नहीं था कि हमारे ही देश में सारे रजवाड़े विलय हो गए और बीच में एक रजवाड़ा ऐसा है जो शामिल होना नहीं चाहता है। उसको कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासक के खिलाफ एक आंदोलन पकड़ लिया, क्योंकि वहां का जो राजा था निजाम, उससे वहां की जनता तंग हो गई थी। और सारी जनता के मन में एक ही चीज दिख रहा था कि अगर आज हम स्वतंत्र नहीं हुए तो फिर पता नहीं हमारा आने वाला पीढ़ी कब राजाओं से क्या होगा, स्वतंत्र होगा।
अब वहां के लोगों ने राजा के विरुद्ध क्या कर दिया, एक आंदोलन कर दिया, और उसी आंदोलन में निजाम जी क्या हो गए, फंस गए। और तेलंगाना इलाके से के किसान भी निजाम के दमनकारी शासन के खास तौर से दुखी थे। महिलाएं निजाम के शासन से सबसे ज्यादा जुल्म शिकार हुई थी। महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल हो गई। यानी सारे लोग ये चाहते थे, कोई भी देश हो वहां का प्रजा नहीं चाहेगा कि हम राजतंत्र में रहें, क्योंकि राजा अपने अधीन लोगों को रखना चाहता है, अपने अनुसार काम कराना चाहता है। इन सभी स्थिति को देखते हुए निजाम ने अर्धसैनिक बल का प्रयोग किया। जब लोगों ने इसके विरुद्ध आंदोलन किया तो इसने क्या किया, अर्धसैनिक बल को उतार दिया, पुलिस को उतार दिया, और राजाकार कहा जाता था। अब जो अर्धसैनिक बल थे, जो राजा के पुलिस थे, उसको क्या कहा जाता था, राजाकार। और ये राजाकार इतने निर्दयी होते थे, समझिए जे पोसा हुआ गुंडा समझते हैं, तो राजा के पोसा हुआ गुंडा होता था राजाकार। ये सब क्या करते थे, यह अव्वल दर्जे के अत्याचारी थे। मतलब अगर कोई आंदोलन कर रहा है, अपनी मांगों को मांग रहा है, तो ये उसे बेरहमी से मारते थे, महिलाओं के साथ रेप बलात्कार करते थे, और गैर धार्मिक लोगों को ज्यादा से ज्यादा निशाना बनाते थे। क्योंकि यहां पर राजा कौन था, मुसलमान था, तो उसके गुंडे भी क्या थे, मुसलमान थे। उस कंडीशन में ये लोग हिंदुओं को ज्यादा क्या करता था, टारगेट करता था। इससे आंदोलन और ज्यादा क्या हो जाती है, उग्र हो जाती है। और राजाकारों ने गैर मुसलमानों को खास तौर पर निशाना बनाया। मैं अभी बात यही बोला हूं कि राजाकार कौन होते थे, जो राजा के गुंडे थे। वो किसको ज्यादा टारगेट करते थे, गैर मुसलमान। गैर मुसलमान का मतलब है कि जो मुसलमान नहीं थे, यानी अपने मुसलमानों को छोड़कर जो मुसलमान के अलावा दूसरे धर्म के लोग थे, चाहे वो हिंदू हुए, सिख हुए, चाहे ईसाई हुए, उनके साथ यह क्या करते थे, उनको ज्यादा निशाना बनाते थे कि, और राजाकारों ने लूटपाट भी मचाया, हत्या बलात्कार पर उतारू हो गए। यानी राजा ने कहा कि आप आंदोलन को रोकिए, और ये अपना दूसरे चक्कर चलाना शुरू कर दिया। इससे भी सारे लोग परेशान थे, और इसी के तहत 1948 के सितंबर में भारतीय सेना ने निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए, क्या कि भारत देख रहा था कि हमारे भारत की ही लोग हैं और उनके ऊपर कई तरह के अत्याचार कर रहा है निजाम, और उसके कौन, सैनिक। बहन बेटियों के साथ इज्जत लूटा जा रहा है, हत्या की जा रही है, यह भारत सरकार से देखी नहीं गई। और उसने क्या कर दिया, हैदराबाद पर आ पहुंची। कौन, सैनिक पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची। कौन, भारतीय सेना। और कुछ रोज तक रुक रुक कर लड़ाई चली। अपने ही देश में, अपने ही देश के लोगों के लिए भारत और हैदराबाद के बीच में क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। क्योंकि भारत चाहता है कि तुम हैदराबाद भारत में मिलो, और हैदराबाद चाहता है कि मैं भारत में नहीं मिलूंगा। तो इस परिस्थिति में हैदराबाद भारत से युद्ध करने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। युद्ध करने के पीछे कारण क्या था, क्योंकि वो धनिक था, पैसा वाला, ताकतवर था। लड़ाई चली, और इसके बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। जब निजाम को लगा कि अब हम भारतीय सेना से नहीं जीत सकते, तो उन्होंने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। कहा कि आप जो कहोगे मैं वही करूंगा, मैं आपके अधीन आ गया, मैं अपनी विरासत को क्या कर रहा हूं, आप में विलय करने का फैसला लेता हूं। इस प्रकार से हैदराबाद को क्या किया जाता है, विलय कर लिया जाता है। कहां, अपने भारत में।
अब मणिपुर का विलय कैसे होता है? मणिपुर का विलय भारत में कैसे होता है? आजादी के कुछ समय पहले मणिपुर के महाराजा बोध सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इन्होंने कहा, आजादी से पहले ही इन लोगों ने क्या कर दिया, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर लिया। और जनमत के बाद, माने जनमत का मतलब होता है लोगों के एक प्रकार का, जैसे जनमत माने लोगों का पूछने के बाद, लोगों से राय लेने के बाद महाराज ने 1948 के जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत संवैधानिक राजतंत्र कायम हो गया। लेकिन मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए और मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। आज भी मणिपुर की जनता भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी और आज भी ये लोग भारत में शामिल से खुश नहीं रहते हैं। अब हम लोग देखेंगे राज्यों का पुनर्गठन। क्या देखेंगे? राज्यों का पुनर्गठन। सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। इसके बाद से ही सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। यानी 1920 में एक अधिवेशन हुआ था, एक बैठक हुई थी। उस बैठक में कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया कि हमारे देश में जितने राज्य होंगे उन राज्यों का बंटवारा किस आधार पर होगा? भाषा के आधार पर होगा। किस पर होगा? भाषा के आधार पर। अलग अलग देश में अलग अलग क्या बनेंगे? राज्य को बनाया जाएगा। लेकिन आजादी और बंटवारे के बाद स्थितियां क्या हो गई? बदल गई। यानी अब संभव नहीं लग रहा था कि बंटवारे के बाद भाषा के आधार पर इस देश में राज्यों का गठन हो। हमारे नेता को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इसी अव्यवस्था फैल जाएगी तथा देश टुकड़े होने का खतरा हो सकता है। यानी अगर सिर्फ एक ही भाषा, अगर देखिए एक ही समुदाय के लोगों को जब एक जगह रख दीजिएगा ना तो वो उसमें बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा। अगर सारे लोग सब जगह हैं तब तक देश सुरक्षित है। जरा सोचिए कि अगर आज ही अगर सारे देश में जो भी 35 से 40 करोड़ मुसलमान हैं उनको कहा जाए कि तुम एक जगह रहो, संभव है? एक जगह रह के इस देश में कोई रह सकता है? देखते हैं 5 गो विद्यार्थी जब एक जगह गोटियाता है तो एकदम उतना दूर में उत्पात मचैले रहता है। जब कौन एग्जाम देने जाता है, सब मैट्रिक इंटर के, मैट्रिक का तुम लोग एग्जाम दिया होगा, जब 10 गोड़ा 15 गोड़ा एक साथ गया होगा तो कितना उत्पात तुम लोग मचाता था। ट्रेने को लग रहा था पलट देगा, सारा ट्रेन का रेल मंत्री तुम ही लोग है कि नहीं? तो ये सारी चीजें होती है। केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दे दिया। लोगों ने कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर होना चाहिए, लेकिन केंद्र ने कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं होगा। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में इसका विरोध हो गया। यानी मद्रास के तेलुगु लोगों ने इस बात का विरोध किया क्योंकि सरकार ने कहा कि अब भाषा के आधार पर आपकी राज्य पुनर्गठन नहीं होगी। अब इसका विरोध करते हुए एक व्यक्ति थे
पुरानी मद्रास प्रांत में आज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सा मौजूद है और केरल और कर्नाटक में भी। विशाल आंध्र प्रदेश ने मांग की कि मद्रास प्रांत को तेलुगु भाषी के इलाके से अलग करके एक नया राज्य यानी आंध्र प्रदेश बनाया जाए, लेकिन केंद्र सरकार हाँ ना की दुविधा में थी, क्योंकि केंद्र को लगता था अगर हम भाषा के आधार पर आज आंध्र प्रदेश को बांट देते हैं तो कल सबको बांटना पड़ जाएगा और यह देश के लिए बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इसकी इस मनोदशा से इस आंदोलन ने जोर पकड़ दिया। अब वहां के तेलुगु भाषी वाले लोगों का कहना था कि नहीं, हमको अलग होना ही होना है। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी पोटी श्री राम मल्लू अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए और कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है 56 दिन, 56 दिनों पर भूख हड़ताल पर बैठ गए, इसलिए कि राजभाषा, हम भाषा के आधार पर हमको क्या करो, अलग राज्य बनाओ। हाँ, लेकिन सरकार ने इनकी बातों को नहीं मानी और अंततः 56 दिनों के भूख हड़ताल पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु होती है तो आंदोलन और उग्र हो जाता है और आंदोलन इतना उग्र हुआ कि केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और इतने आंदोलनकारी हुए कि सरकार को झुकना पड़ा और 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश का नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। नहीं, सब इमेजिंग के लिए लगाया जाता, तो वो बड़ा कैमरा था जो जाएगा फोटो खिंचवाने। अब हुआ ये कि अब सरकार ने सोचा कि अगर आंध्र प्रदेश को हम भाषा के आधार पर क्या किए हैं, अलग राज्य बना दिए हैं, तो सारी देश में इस तरह की मांग उठ सकती है। तो सरकार ने क्या किया, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया। कहा कि अब किसी भी राज्य को अगर अलग होना है तो उसके लिए कौन करेगा, राज्य पुनर्गठन आयोग इसकी सीमा को निर्धारित करेगा कि कौन राज्य को अलग करना है, कौन राज्य को अलग नहीं करना है। इसके लिए अब सरकार जिम्मेवार नहीं होगी, उसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग जिम्मेवार होगा। इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन और मामले को गौर करना है। यानी एक राज्य अगर कोई अलग होना चाहता है तो कहेगा कि नहीं, हमको यहां से राज्य दे दीजिए, वो कहेगा हमको यहां से दे दीजिए, तो उसका सीमांकन कौन करेगा, राज्य पुनर्गठन आयोग करेगा। इसलिए अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वह बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होनी चाहिए। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कब है, वेट करो, दुगो है, समाप्त कर देते हैं लास्ट। इस प्रकार से नए राज्यों का निर्माण देखिए किस प्रकार से होता है और कौन कौन से राज्य जो है किस स्थिति में अलग होते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले द्विभाषी राज्य बंबई के रूप में यहाँ पर गुजराती, मराठी ये सारे लोग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से 1956 में मांग मानी जाती है पंजाबी भाषा इसके इलाके में। मतलब सारे राज्य जो है, कुछ राज्यों को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, इन सभी को 2014 में तेलंगाना को, यानी इन सभी राज्यों को धीरे धीरे क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। किसके द्वारा,
राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। यानी अब सरकार कुछ नहीं, राज्य पुनर्गठन ही आपकी समस्या की समाधान करेगी।